अगर आप एक अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 जर्नल एंट्रीज के बारे में जो अकाउंटिंग इंटरव्यू में पूछी जाती है। हम सीरीज ऑफ वीडियो करने वाले हैं अकाउंट्स, टैली, जीएसटी, एक्सेल पे, जिसमें हम बताएंगे कि एज एन अकाउंटेंट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पहले वीडियो देखना है तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप 25 जर्नल एंट्री से। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या रूल है अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले असेट। असेट कब डेबिट होता है? जब भी असेट बढ़ता है। असेट मतलब मुझे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाली है, तो एसेट जब बढ़ता है तब क्या होता है? डेबिट होता है। और जब कम होता है तब क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, जब कम होती है तब डेबिट होती है। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तो आप आई बटन में प्रेस करके हमारा सजेस्टेड वीडियो भी देख सकते हैं जर्नल एंट्री के ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री जो बहुत ही इजी है, सैलरी पेड इन कैश ₹5,000। हमने सैलरी पे किया। देखिए इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है टू एस्पेक्ट, एक इसमें सैलरी है और एक कैश है। अगर एंट्री मारोगे तो आपको पता चलेगा इसमें होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी बनती है सैलरी टू कैश। क्यों ऐसा हुआ? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होता है। मैंने आपको बताया था कि खर्चा हमेशा डेबिट होता है, और कैश जो है हमारे लिए असेट है लेकिन कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। अगर हम सैलरी का अकाउंट बनाए तो ये कैश हमारा जो है वो जा रहा है, और हमारा सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती है, हमारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। अगर सैलरी हम एम्प्लॉयज को नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। अगर हम वेजेस को जो भी लेबरर है उसको वेजेस नहीं देंगे तो हो सकता है हमारा फैक्ट्री बंद हो जाए। तो इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये जाएगा पीएल में। कैश क्या है? हमारा एसेट है, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम देखते हैं कहाँ फ्लो करेगा। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, पीएल अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट बनाया है, तो इसमें हम इफेक्ट भी संग संग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा सैलरी जो है वो कहाँ जाएगा? सैलरी हमारा जाएगा पीएल में। पीएल में इसलिए जा रहा था कि ये हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, जिस कारण हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 5,000 का। ठीक है, अगर हम सैलरी पे करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो है नेट लॉस आएगा 5,000 रुपये, जो हमारे कैपिटल से कम हो जाएगा। कैपिटल से कम होगा ना, हमारी लाइबिलिटी साइड को इफेक्ट करेगा। नेट लॉस कहाँ जाएगा? नेट लॉस हमारी लाइबिलिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो हमारा कैश है वो हमारे एसेट को इफेक्ट करेगा। तो देख सकते हैं आप दोनों जो बैलेंस शीट है वो इक्वल हो गया है। कैश जो है हमारा असेट साइड में आ गया है और लाइबिलिटी साइड में नेट लॉस हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया। तो हमको ये समझना है जर्नल एंट्री मारने से पहले, क्या ये एक्सपेंस है या एसेट है? क्या ये एसेट है तो बढ़ रहा है या घट रहा है? कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ये हमको समझना है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। इसका इफेक्ट बताने में हमेशा गलती होती है। जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो यहाँ गलती जरूर होती है। परचेज गुड फ्रॉम मोहन ₹7,000 है, तो बहुत ही आसान सा एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन मेरा क्या है? मोहन मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर मैं किसी से सामान खरीदती हूँ तो मुझे उसको पैसा देना है। अगर मैं उधार में सामान खरीद रही हूँ तो मुझे उसको पैसा देना है। तो मोहन जो है मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट होगा। असेट कब होगा? जब मैं परचेज करती हूँ तो स्टॉक बढ़ता है। आप कुछ भी सामान परचेज करोगे तो आपके गोडाउन में स्टॉक बढ़ेगा, तो आपका असेट जो है इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में लाइबिलिटी, मोहन के केस में लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो इस केस में डेबिट जो होगा अपना असेट बढ़ रहा है। परचेज के केस में तो परचेज डेबिट, और मोहन हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज कहाँ जाएगा? परचेज कहाँ जाता है?
परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करता है, और मोहन मेरी लाइबिलिटी है तो मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। कहाँ इफेक्ट करेगी? बैलेंस शीट को। तो हम बना लेते हैं ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। अगर आप देखोगे तो परचेज यहाँ पर कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग में जा रहा है। परचेज करने से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा इंटरव्यू में, सबका गलत आता है। परचेज करने से क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? परचेज करने से कुछ नहीं होता है। परचेज करने से सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, हमारा स्टॉक बढ़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बढ़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएल में। पीएल से नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा असेट साइड में आता है। बैलेंस शीट के कहां पर आता है? असेट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। और ये मोहन मेरा लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि मोहन को मुझे पैसा देना है, वो मेरे लिए क्रेडिटर है। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गई है। 7,000 मोहन, 7,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम परचेज करते हैं, जब तक हम सेल नहीं कर रहे तब तक हमें नुकसान और फायदा कुछ हो ही नहीं सकता। परचेज करने से हमेशा हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बढ़ता है, हमारा जो भी स्टॉक है वो बढ़ता है, और बैलेंस शीट में वो स्टॉक का असर आता है। और हमेशा बैलेंस शीट तो इक्वली होती है, राइट। और मोहन मेरी लाइबिलिटी है, मुझे उसे पैसा देना है, तो मोहन हमारे लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ₹7,000। इसका मतलब क्या है? कि मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे देना बाकी था, अब मैंने पे कर दिया, मतलब मेरी लाइबिलिटी मैंने चुका दी, मेरे उधार जो है वो मैंने चुका दिया। तो उधार क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो रहा है, इस केस में लाइबिलिटी कम हो रहा है। कैसे चुकाएंगे? कैश या बैंक से चुकाएंगे। तो देखते हैं क्या एंट्री होगा। तो इसमें एंट्री होगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो है वो मेरा कम हो रहा है, ठीक है। तो जब लायबिलिटी कम होता है तब डेबिट होता है। तब क्या होता है? डेबिट होता है। और जब एसेट कम होता है, जब कैश निकलता है, तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो जाएगा, और कैश मेरा एसेट जो है वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? देखिए, ट्रेडिंग में तो डायरेक्ट एक्सपेंस आता है या डायरेक्ट इनकम आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम आता है। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट और लाइबिलिटी के साइड में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी हमारी जो है 7,000 से कम हो गई। 7,000 से क्या हो गई? कम हो गई। और कैश भी जो है हमारा 7,000 से कम हो गया। तो बैलेंस शीट मैच हो गया। 7,000 से लाइबिलिटी कम हो गई, 7,000 से असेट कम हो गया। तो ये मेरा जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा -7,000 और कैश हमारा नेगेटिव में 7,000 दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट को मैच कर दिया। अगर और भी बैलेंसेस होते तो आपको और क्लैरिटी आती है इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो मेरी कम हो रही है क्योंकि मैंने पैसा दे दिया है। अब नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी ₹4,000। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? कि मैंने पहले से ही पे कर दिया, आगे जाके फ्यूचर में मैं एंजॉय करूंगी, वो जो है मेरे लिए काम करेगा। तो बेसिकली फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। प्रीपेड सैलरी मेरे लिए असेट है, मेरे लिए क्या है? इट इज माय असेट, ठीक है। प्रीपेड सैलरी मतलब पहले से मैंने पे कर दिया। कैसे पे किया होगा? या तो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो हम देखते हैं एंट्री क्या होने वाली है। प्रीपेड सैलरी जो असेट है बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। जब भी असेट बढ़ता है तब डेबिट होता है, याद रखिए। तो प्रीपेड सैलरी मेरा असेट है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और कैश जा रहा है, असेट कम हो रहा है, तो दैट इज क्रेडिट। अब ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा? अब याद रखिएगा, ट्रेडिंग पीएल में हमेशा इनकम या एक्सपेंस ही इफेक्ट करता है। तो ये ट्रेडिंग में तो जाएगा नहीं, पीएल में ही नहीं जाएगा, लेकिन ये बैलेंस शीट में अफेक्ट करेगा। प्रीपेड सैलरी मेरा जो है असेट है, आगे चल के मुझे बेनिफिट मिलेगा, आगे चल के वो बंदा मेरे लिए काम करेगा। तो ये प्रीपेड सैलरी जो है असेट है, और मेरा कैश जो है वो कम हो रहा है, 4,000 से कम हो रहा है, वो भी असेट है लेकिन कम हो रहा है। तो इस केस में मेरा बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं हम। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। ये हमेशा कहीं ना कहीं लोग मिस्टेक कर जाते हैं जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है?
कि सैलरी देना है, देना बाकी है। क्यों देना बाकी है? क्योंकि मैंने उससे काम करा लिया, अब मुझे उसका पैसा देना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। मतलब दिमाग में बोझ है यार, पैसा देना है, तो दैट इज माई लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है मेरा। लेकिन उसके साथ एक्सपेंस भी है सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस तो आप रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस जो है आपका वो तो जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और एक्सपेंस हमारा सैलरी है। सैलरी जो है एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी है, मुझे देना है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। देखिए ट्रेडिंग में कभी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सैलरी हमेशा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सैलरी आ जाएगा, आप देख सकते हो मैंने सैलरी दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3000 का सैलरी है, जिस वजह से मेरा नेट लॉस होगा। ऑब्वियसली अगर आप सैलरी पे करोगे तो प्रॉफिट तो कम होगा, तो लॉस ही होगा इस केस में, नेट लॉस। और 3000 जो है मेरा लाइबिलिटी साइड में माइनस में दिखाएगा। जो भी होता है देखिए, जो नेट लॉस है इसका मतलब क्या है कि जो अपना बिजनेस है उसको ओनर को कम पैसा देना है, राइट, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो कैपिटल से 3000 रुपए कम हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटी में दिखाएगा -3000, राइट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है 3000, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब मुझे देना है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देना है। और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कारण लॉस हो रहा है, लॉस के कारण जो हमारा बिजनेस है उसको ओनर को कम चुकाना है, तो -3000 जो है वो लाइबिलिटी है चुकाने की, कम चुकाने की लाइबिलिटी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये भी जो है ये जो है ये लोग बहुत गलत बोल जाते हैं, आंसर गलत देते हैं इसका, जब भी इंटरव्यू आप लो तो कंफ्यूजन हो जाता है। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब आपके असेट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है वियर एंड टीयर के कारण, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे यूज करते रहते हैं, उसका वैल्यू कम होता रहता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और बिल्डिंग मेरे लिए असेट है, बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है वियर एंड टीयर के कारण, यूज के कारण कम हो रहा है वैल्यू। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन जो है मेरा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। देखिए एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और बिल्डिंग जो है मेरा असेट है, लेकिन असेट की वैल्यू कम हो रही है। जब असेट कम होता है तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब असेट की वैल्यू कम होती है तब क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग में इसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट में बिल्डिंग कम हो जाएगा, तो हमारा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 2000 रुपए से। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो जिस कारण नेट लॉस होगा, नेट लॉस होगा तो ओनर को हमें कम चुकाना है, एज अ बिजनेस मुझे कम चुकाना है ओनर को, तो -2000, ठीक है। हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है, और हमारा एसेट जो है बिल्डिंग उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, -2000। कितने वैल्यू से कम हो रही है? 2000 से कम हो रही है हमारे बिल्डिंग की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं -2000 -2000 हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया है। आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, असेट कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, इसलिए असेट साइड में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव मतलब अगर कोई वैल्यू होता जैसे 10,000 होता तो -2000, ये डेप्रीसिएशन का वैल्यू है, राइट। ये बिल्डिंग का एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, डेप्रीसिएशन का वैल्यू है। मैंने एक एक एंट्री आपको दिखाई है, उसका इफेक्ट कहाँ होगा, इस वजह से आपको बैलेंस प्रॉपर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंसल्टेंसी फीस पेबल। कंसल्टेंसी फीस मुझे देना है, मैंने बेनिफिट ले लिया, मैंने कंसल्टेंसी ले ली, लेकिन मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया, दिमाग में बोझ है, दिमाग में बोझ है यार, पैसा देना है, तो पैसा देना है मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो खर्चा भी होगा, खर्चा ही तो पे करोगे ना, पे नहीं किया इसलिए वो लाइबिलिटी बन गई है, राइट। तो हमारा कंसल्टेंसी फीस जो है वो खर्चा है 4000 रुपए का, तो एक्सपेंस जो है डेबिट होगा, और हमारा कंसल्टेंसी फीस पेबल मेरे लिए लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। इसमें खर्चा है हमारा कंसल्टेंसी फीस हमें देना, लेकिन मैंने दिया नहीं इसलिए वो लायबिलिटी बन गई, राइट।
तो कंसल्टेंसी फीस एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, आप लोग बताइए कहाँ आएगा। तो कंसल्टेंसी फीस हमारे पीएल को इफेक्ट करेगा, ट्रेडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, ओके। और ये हमारे लिए क्या है, कंसल्टेंसी फीस पेबल, मतलब मुझे देना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे देना है, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, हमारे लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करेगा, ओके। तो कंसल्टेंसी फीस जो है हमारा यहाँ पर इफेक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हो जाएगा 4000, जिस कारण मुझे लॉस आएगा, ऑब्वियसली लॉस होगा ना मुझे, ठीक है। और ये नेट लॉस की वजह से हमारा जो दायित्व है ओनर को देने का वो कम हो जाएगा, ओनर को देना है ना मुझे पैसा, ठीक है। तो कैपिटल से ये 4000 लेस होगा, और ये जो कंसल्टेंसी फीस है ये 4000 का मेरी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट जो है हमारा मैच हो गया। तो कंसल्टेंसी फीस हमारी लाइबिलिटी और नेट लॉस हमारा जो है -4000 मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दी हूँ। अब आगे चलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड। जब भी आप रेंट पे कोई जगह लेते हैं तब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जो है आपको देना पड़ता है, और फ्यूचर में जब आप हट जाते हैं रेंटेड प्रॉपर्टी से तो वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब आगे जाके आपको पैसा मिल जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो एक तरह से वो आपका असेट है, क्योंकि आगे जाके जो है आपको पैसा तो मिल ही जाएगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा असेट है जो बढ़ रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट 20,000, और कैश, ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपॉजिट आप किसी फॉर्म में तो पे करेंगे, या तो आप कैश से पे करेंगे या बैंक से पे करेंगे, कैश भी हमारा एसेट है जो कम रहा है। तो 20,000 का हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है और कैश हमारा 20,000 का है। अब इस केस में कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो ट्रेडिंग पीएल को इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट को इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट को असेट साइड में इफेक्ट होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर असेट बढ़ रहा है और असेट कम रहा है, तो असेट साइड में जो है वो इफेक्ट होने वाला है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000, असेट बढ़ गया और कैश से असेट कम गया, तो बेसिकली बैलेंस शीट हमारा मैच हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 हमने दिखाया और कैश हमने -20,000 दिखाया, तो एक तरह से हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गया है। अब आगे चलते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से मैंने पैसा निकाला, बैंक से मैंने पैसा निकाला, तो मेरा कैश बढ़ गया, कैश भी मेरा एसेट है, बैंक भी मेरा एसेट है, तो कैश बढ़ गया, तो कैश हमारा डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। और किससे निकाला, बैंक से निकाला, तो बैंक कम हो गया, मतलब एसेट कम हो गया, तो उस केस में बैंक क्रेडिट होगा। तो आप देख सकते हैं कैश जो है वो बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, तो डेबिट हो गया, और बैंक जो है मेरा एसेट कम गया इसलिए क्रेडिट हो गया। अब कहाँ इफेक्ट आएगा देखते हैं, कैश जो है वो एसेट में दिखाएगा बढ़ा हुआ 10,000 से, और बैंक जो है कमा हुआ दिखाएगा, तो बैलेंस शीट हमारा मैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैश और बैंक जो है बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली ट्रेडिंग पीएल को तो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस रेंट रिसीव। हमने आउटस्टैंडिंग का बहुत बात किया कि यार बोझ है, बोझ है, देना है, देना है। अब जब लेके आप बैठ जाते हो ना, पहले से एडवांस में पहले से पैसा लेके आप बैठ जाते हो ना, वो भी एक दिमाग में बोझ है कि यार वो तो मेरा प्रॉपर्टी यूज करेगा, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए उसको देना पड़ेगा, तो वो भी एक तरह का बोझ है कि पहले से ही मैंने पैसा लेके मैं बैठ गई हूँ, अब उसको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए रेंट पे वो यूज करेगा, तो वो भी एक तरह का बोझ हो जाता है दिमाग में। तो वो उस केस में क्या होगा कि बैंक जो है मेरा असेट है, जब भी एडवांस रेंट मेरे को मिल रहा है तो ऑब्वियसली पैसा में मिलेगा, तो मेरा बैंक जो है असेट है बढ़ रहा है, और एडवांस रेंट एक तरह का लाइबिलिटी है। एडवांस में कोई चीज मिल जाए ना तो दिमाग में ये बोझ रहता है कि कुछ तो देना पड़ेगा, राइट। जैसे रेंट में प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी, तो एडवांस रेंट मेरे लिए लायबिलिटी है और एसेट है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग पीएल को तो इफेक्ट करने वाला है ही नहीं, ये डायरेक्टली आपका बैलेंस शीट को इफेक्ट करने वाला है। तो बैंक जो है हमारा बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा 2,000 रुपया से, और एडवांस रेंट जो है मेरी लाइबिलिटी को इफेक्ट करेगा, मुझे देना, मेरे को बेनिफिट देना है, रेंट का बेनिफिट देना है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट मैच हो गई। अब 11वां एंट्री देखते हैं, लोन फ्रॉम कुमार। लोन मिला है, किससे मिला है, कुमार से। जब भी लोन मिलता है
लोन मिलता है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है और आगे चल के लोन देना भी पड़ेगा, लोन का अमाउंट देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से आप जब लोन लेते हो ना तो आपके दिमाग में बोझ आ जाता है, तो लोन हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, मैंने लिया है, लिया है किसी से लोन, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको वापस से लोन चुकाना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है। तो लोन तो लायबिलिटी है, लेकिन लोन जो है वो किस फॉर्म में मिला है, बैंक के फॉर्म में मिला है, पैसा तो मिला है ना मुझे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा असेट बढ़ रहा है लेकिन मेरा लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि मैंने लोन लिया है। असेट मतलब मुझे पैसा तो मिल गया, मेरा असेट तो बढ़ गया, लेकिन मैंने लोन लिया है। देखिए हमेशा असेट और लायबिलिटी तो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी, ट्रेडिंग पीएल को इफेक्ट नहीं करेगी, बैलेंस शीट को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। तो बैंक जो है आपका असेट साइड में 10,000 बढ़ जाएगा और लोन फ्रॉम कुमार आपका लाइबिलिटी में जो है 10,000 दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन फ्रॉम कुमार और हमारा असेट में बैंक बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे एंट्रीज फ्लो कर रही है। अब 12 लोन टू रमेश, मैंने लोन दिया, पहले तो मैंने लोन लिया था, क्या किया था, मैंने लोन लिया था। अब मैंने क्या किया है, मैंने लोन दिया है। ठीक है, जब लेती हूँ लोन तो दिमाग में बोझ रहता है कि मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे लोन वापस देना पड़ेगा। लेकिन जब लोन मैं खुद दे रही हूँ तब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आगे चल के बेनिफिट मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और मुझे लोन भी वापस मिल जाएगा, राइट, जो मैंने दिया था। तो ये मेरे लिए एसेट है। जब भी कोई फ्यूचर में बेनिफिट दिखे कि यार मुझे तो इंटरेस्ट मिलने वाला है, मैंने लोन दिया है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे आगे जाके जो पैसा है वापस मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है लोन टू रमेश, ये मेरे लिए एसेट है। ठीक है, लेकिन लोन किसी फॉर्म में तो देना पड़ेगा, मैंने बैंक के थ्रू पैसा दिया है तो मेरा बैंक कम हो रहा है, तो इसमें एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम भी रहा है। तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, तो लोन टू रमेश जो है, ये बैंक जो है मेरा कम रहा है और लोन टू रमेश जो है वो मेरा एसेट है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से बैलेंस शीट मैच हो गया क्योंकि मैं बैंक से पैसा दे रही हूँ तो मेरा बैंक जो एसेट है वो कम रहा है। ठीक है, 10,000 से कम रहा है बैंक, और लोन टू रमेश जो है, लोन टू रमेश मेरा एक तरह से एसेट है जो बढ़ रहा है। 13 नंबर, परचेज लैपटॉप ₹20,000, ये कंफ्यूजिंग एंट्री है। आप तो बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान है, हाँ आसान है, लेकिन इसमें ये कंफ्यूजन है कि इसमें परचेज अकाउंट डेबिट करूं या लैपटॉप अकाउंट। देखिए लैपटॉप मेरा फिक्स सेट है, इस केस में मैं लैपटॉप में डील नहीं करती। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं एक सीए फर्म हूँ, मैं लैपटॉप में डील नहीं करती लेकिन लैपटॉप को यूज करके मैं कमाई करती हूँ, तो लैपटॉप मेरे लिए असेट हुआ। जब भी मैं फिक्स असेट खरीदती हूँ तो वो मैं असेट के नाम से डेबिट करती हूँ, ना कि परचेज के नाम से। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। जैसे एक सीए फर्म ने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप मेरे लिए क्या है, असेट है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरा लैपटॉप का धंधा है, मैं लैपटॉप खरीदती हूँ और बेचती हूँ, उस केस में मैं परचेज को डेबिट करूंगी। तो जब भी कोई चीज का मेरा काम रहता है जिसको मैं परचेज करती हूँ, सेल करती हूँ, तो वो ही नाम से मुझे डेबिट करना पड़ता है। ओके, सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप जो है असेट है मेरा। मैंने आपको क्या कहा कि अगर असेट है, फिक्स असेट है जिसमें हम खाली यूज कर रहे हैं तो उसी नाम से डेबिट होगा। ठीक है, लैपटॉप मेरे लिए असेट है, लेकिन अगर हम रीसेल के पर्पस के लिए, सेल के पर्पस के लिए हम खरीद रहे हैं तो वो परचेज के नाम से आएगा। तो लैपटॉप जो है मेरा असेट है, वो बैंक भी मेरा असेट है जो कम हो रहा है। तो ट्रेडिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पीएल में भी नहीं आएगा, ये सिंपली बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। लैपटॉप जो है वो बढ़ जाएगा 20,000 से, और बैंक जो है कम जाएगा, कितने हजार से, 20,000 से कम जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, लैपटॉप 20,000 से बढ़ गया है क्योंकि मैंने लैपटॉप खरीदा है, मेरा एसेट बढ़ गया है, और बैंक जो है 20,000 से कम गया है। अब 14वीं में जाते हैं, दैट इज डिस्काउंट अलाउड ₹2,000। डिस्काउंट 14वां एंट्री है हमारा। डिस्काउंट अलाउड, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया।
तो डिस्काउंट अलाउ मैं किसको करती हूँ? जिससे पैसा लेना हो। मतलब देखिए, जिसको जिसको हम उधार में बेचते हैं सामान, उसको हम डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। ठीक है, डेटर से मुझे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उसी को मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगी, उसी को दूंगी। और डिस्काउंट रिसीव किससे करूंगी? जिसको पैसा देंगे उससे ही तो रिसीव करेंगे ना कुछ डिस्काउंट, राइट? तो डिस्काउंट अलाउ डेटर को करेंगे। डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है जो मैं किसको दे रही हूँ? डेटर को दे रही हूँ। डेटर का वैल्यू कमेगा या बढ़ेगा? डेटर का वैल्यू भी कम जाएगा। डेटर मेरे लिए एसेट है। ठीक है, डेटर क्या है? मेरे लिए एसेट है। डेटर का मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है। अगर मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगी तो कम पैसा लेना होगा ना। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस है और डेटर मेरे लिए एसेट है जो कम रहा है, इसलिए डेटर क्रेडिट होगा। डेटर क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। तो ट्रेडिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है? एक्सपेंस है 2000 का, जिस कारण लॉस हो जाएगा। मुझे लॉस होगा ना, कम होगा पैसा, प्रॉफिट कम होगा मेरा। तो इस केस में 2000 का लॉस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में जाएगा, 2000 नेगेटिव। और डेटर भी मेरे एसेट साइड में 2000 से कम हो जाएगा। 2000 से कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो पैसे उससे कम लेना होगा क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो 2000 से कम हो जाएगा। इस कारण बैलेंस शीट जो है मेरा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वे है। जब आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना कि ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट आ रहा है, पीएल में क्या इफेक्ट आ रहा है, बैलेंस शीट में, तो आपका अकाउंट्स क्लियर हो जाता है। देखिए, अगर आप टैली में एंट्री करते हो ना, तो टैली में इतना टाइम नहीं लगता है एंट्री करने। आप एंट्री करोगे, अपने आप रिपोर्ट्स बन के आ जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखो तो ऐसे ही वर्क होता है कि डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या? एक्सपेंस है, राइट? लेकिन वो इनडायरेक्ट है तो मेरे पीएल को हिट करेगा। पीएल को हिट करेगा तो मेरे को लॉस होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस होगा। तो लॉस मेरे लाइबिलिटी को हिट करेगा, कम हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी। और डेटर जो है मेरा कम हो गया, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, ये बहुत जन गलत कर देते हैं कि फ्री सैंपल मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, फ्री सैंपल जो है, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हम परचेज करेंगे उससे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो फ्री सैंपल एक तरह से मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जैसा ही है कि मैं फ्री सैंपल दे रही हूँ ताकि लोग अट्रैक्ट हो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, राइट? तो ये जो फ्री सैंपल है वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, और परचेजेस जो है वो मेरा, उस कारण मेरा स्टॉक कम हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है, मतलब स्टॉक कम हो रहा है। अगर मैं कुछ चीज परचेज करके सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मेरा परचेज से ही तो निकल रहा है ना वो चीज, तो परचेज मेरा कम हो रहा है। तो ट्रेडिंग में क्या होगा, पीएल में क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा? ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो परचेज 2000 से कम हो जाएगा, जिस कारण मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं अपने स्टॉक से तो निकाल के दे रही हूँ ना फ्री सैंपल, तो स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा तो बैलेंस शीट में भी स्टॉक कम हो जाएगा। बैलेंस शीट में आता है ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट से भी कम हो जाएगा, राइट? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बैलेंस शीट से। और फ्री सैंपल मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक तरह का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ठीक है, जो फैक्ट्री से इतना रिलेटेड नहीं है, मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। तो 2000 का मेरा एक्सपेंस हो गया, जिस कारण मुझे 2000 का नुकसान हुआ, प्रॉफिट कम हुआ मेरा, 2000 से लॉस हुआ, नेट लॉस मतलब प्रॉफिट कम हो गया, जिस कारण मेरी लाइबिलिटी देने की क्षमता बिजनेस की कम हो गई। तो 2000 कम हो गया, इस कारण जो है बैलेंस शीट मैच हो गया। तो ऐसे मैच हो गया है हमारा बैलेंस शीट। जब हम परचेज करते हैं तब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, लेकिन परचेज से कोई सामान हम निकाल के देते हैं तब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कमता है। ओके, होप ये एंट्री आपको क्लियर हुई होगी कि फ्री सैंपल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिस कारण हमें लॉस होगा 2000 का और लाइबिलिटी हमारा 2000 से कम हो जाएगी। बैड डेट, बैड डेट बाय सोहन 2000। बैड डेट मतलब मेरा नुकसान। मुझे किसी से पैसा लेना था, मेरे डेटर से पैसा लेना था, लेकिन मुझे उसने धोखा दे दिया, उसने पैसा ही नहीं दिया, डुबो दिया मेरा पैसा।
तो बैड डेट नुकसान है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है। और मेरा डेटर कम हो रहा है मतलब मेरा असेट कम हो रहा है, डेटर मतलब माई असेट, ये कम हो रहा है, तो असेट अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो नुकसान डेबिट, असेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। नुकसान अकाउंट डेबिट, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, आपको पता है, और असेट कम रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अब देखते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट कहाँ इफेक्ट आएगा। तो ये बेसिकली लॉस जो है ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जिस कारण मुझे नेट लॉस होगा, नेट लॉस के कारण मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मुझे बिजनेस को ओनर को देने का क्षमता कम हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है। अब सोहन मेरा असेट है, असेट मतलब मेरा डेटर है, डेटर कम हो रहा है तो असेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नेट लॉस 2000 आ रहा है और सोहन जो है 2000 से कम हो रहा है, तो इस केस में हमारा बैलेंस शीट जो है वो मैच हो रहा है। बैड डेट हमारे पीएल को इफेक्ट करेगा जिस कारण मुझे नुकसान होगा, नुकसान कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, ये मेरा नुकसान है ना, ठीक है। तो नुकसान कहाँ जा रहा है, हमारे लाइबिलिटी में, कम हो जा रही है लाइबिलिटी। कैपिटल इंट्रोड्यूस हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, जब भी ओनर कुछ पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। देखिए ओनर और बिजनेस हमेशा अलग है, वो दोनों सेम नहीं होता। जब ओनर बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाता है, जब ओनर जो है वो बिजनेस में कुछ भी पैसा लगा रहा है, दैट इज कैपिटल। ओनर को बिजनेस से पैसा फिर मिलेगा, राइट। बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है कि यार ओनर ने मुझे पैसा दिया, मुझे अच्छे से यूज करना है, उसे प्रॉफिट कमा के देना है, तो एक तरह की लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो कैपिटल एक लाइबिलिटी है। बिजनेस के दिमाग में ये आएगा यार ओनर को मुझे देना है, तो कैपिटल लाइबिलिटी है। और किसके थ्रू आ रहा है, बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है तो असेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, असेट मेरा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैपिटल के थ्रू आ रहा है, पीएल में नहीं आएगा इफेक्ट, बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। हमारा असेट जो है बैंक, बैंक का पैसा बढ़ जाएगा और कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगा 2 लाख से। देखिए कैपिटल जो है मेरी लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, ओनर को देना है यार, कमा के देना है, उसने मुझे पैसा दिया, मुझे प्रॉफिट करके उसको देना है, तो एक तरह की लाइबिलिटी है। और असेट मेरा बैंक है, राइट, बैंक जो है मेरा असेट है, राइट, वो बढ़ रहा है। अब 18वां एंट्री के बारे में बात करते हैं, परचेज रिटर्न टू मोहन। जो मोहन से मैंने परचेज किया था, जिस कारण मेरा स्टॉक बढ़ा था, जब हम परचेज करते हैं स्टॉक बढ़ता है, जब परचेज रिटर्न करेंगे तो स्टॉक भी तो कमेगा, स्टॉक थोड़ी ना बढ़ेगा, राइट। तो मोहन जो है, मोहन से मैंने परचेज उधार में किया था, मतलब मोहन मेरे लिए लाइबिलिटी था, मेरा क्रेडिटर था, मुझे पैसा देना था। अब मैं वापस से उसको माल अगर भेज दूंगा तो पैसा तो कम देना पड़ेगा, मोहन को पैसा कम देना पड़ेगा, मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो मोहन जो है मेरी लाइबिलिटी कम हो गया है। जब लाइबिलिटी कम होती है, जब भी लाइबिलिटी कम होती है तब क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है। और परचेज रिटर्न से मेरा स्टॉक कम हो रहा है, मतलब मेरा असेट कम हो रहा है। परचेज जब हम रिटर्न कर देंगे, कुछ सामान लिए तो वापस दे देंगे, तो मेरा स्टॉक तो कम होगा, उस कारण मेरा असेट कम हो रहा है, तो वो मेरे लिए क्रेडिट होगा। जब असेट कम होता है तब क्रेडिट होता है। देखते क्या इफेक्ट आता है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में तो आएगा, परचेज रिटर्न का ट्रेडिंग में तो आएगा। परचेज रिटर्न 2000 मतलब परचेज से 2000 कम हो जाएगा, जिस कारण क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2000 से कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, असेट में, मेरे असेट में क्लोजिंग स्टॉक जो है रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी मेरा असेट है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो मोहन मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है यार, उसको पैसा नहीं देना है, मैंने उसको स्टॉक वापस दे दिया, मैंने उसको परचेज किया था वापस से रिटर्न कर दिया, अब पैसा क्या देना है, कम देना है, तो 2000 रुपया मेरा लाइबिलिटी से कम हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे फ्लो करी, अगर ये आप सीख गए ना तो आप अकाउंट्स के बादशाह बन जाओगे। क्योंकि देखिए हमको ये सीखना बहुत जरूरी है कि कहाँ क्या इफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग अच्छे से एंट्री कर पाएंगे, राइट। कमीशन रिसीव्ड, तो हमारा ट्रेडिंग में जो है परचेज रिटर्न जो है वो इफेक्ट किया, परचेज से वैल्यू जो कम होंगे, परचेज रिटर्न से अल्टीमेटली तो मेरा एसेट कम होता है। ट्रेडिंग में क्या आता है,
परचेजेस आता है, सेल आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, राइट। तो ये ट्रेडिंग तो हमारा बताया जाता है कि कितना मैंने सामान खरीदा, कितना बेचा, ये बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है बिजनेस को बताता है, राइट, बिजनेस का बताता है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मेरे लिए क्या है, मैंने किसी का काम किया जिस कारण मुझे कमीशन मिला, तो कमीशन मेरे लिए इनकम है, ठीक है, इनकम है, तो मुझे इनकम रिसीव हुआ। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। इनकम किस फॉर्म में मिला, मुझे पैसा में मिला होगा, तो बैंक जो है वो डेबिट होगा। बैंक मेरा असेट है, बैंक या कैश जो भी है, असेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, और इनकम है, मेरा इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इनकम क्रेडिट होता है, और एक चीज अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा तो डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा, हमको पैसा बैंक में मिल रहा है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। ट्रेडिंग में इफेक्ट नहीं होगा, पीएल में मैं ये मान रही हूँ ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, मेरा कमीशन का काम नहीं है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम है मेरा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेगा। और बैंक जो है मेरा असेट को इफेक्ट करेगा। असेट बढ़ गया है 2000 से, 2000 से मेरा जो है देखिए असेट बढ़ गया है, 2000 से बढ़ गया है। और कमीशन जो है रिसीव हुआ है 2000, 2000 जो है मेरा कमीशन मुझे मिला है, जो इनडायरेक्ट इनकम है। अच्छा एक बात बताइए, जब इनकम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? ऑब्वियसली जब इनकम होता है तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, जिस कारण ओनर को अपने बिजनेस को अपने ओनर को पैसा देना होगा ज्यादा, तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो नेट प्रॉफिट से हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो 2000 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा इनकम में तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के कारण हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, किसको, ओनर को देने की, राइट, ओनर को तो ज्यादा अब देना होगा, राइट। अब आगे चलते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड पूछा जाता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। कैरेज इनवर्ड तब क्या होता है कि हम जब परचेज करते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करते हैं, दैट इज माय कैरेज इनवर्ड, राइट। जब परचेज करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करें, तो ये डायरेक्टली हमारे परचेज से रिलेटेड है। तो ये मेरा इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये मेरे परचेज फैक्ट्री तक लाने वाला जितना भी कॉस्ट है वो मेरा क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। फैक्ट्री तक लाने वाला, गोडाउन तक लाने वाला, ये सारा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस तो है, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? और कैश मेरा क्या है, असेट है, असेट कम हो रहा है, ऑब्वियसली आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या तो कैश के थ्रू पे करोगे, बैंक के थ्रू पे करोगे, तो कैश जो है वो मेरा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और कैरेज इनवर्ड मेरा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटिंग टू फैक्ट्री है, फैक्ट्री तक पहुंचाने का एक्सपेंस, तो दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट करने वाला है। कैरेज इनवर्ड 2000, जिस कारण ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस लॉस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिस कारण मेरा नेट लॉस होगा, और नेट लॉस के कारण मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल मतलब मेरी लाइबिलिटी, ओनर को देने की, पैसा देने की क्षमता कम हो जाएगी, और कैश मेरा माइनस 2000 हो रहा है, तो बैलेंस शीट मेरा मैच हो जाएगा। कैश तो कम हो रहा है ना 2000 से, तो बैलेंस शीट मेरा मैच हो जाएगा। सेल्स रुपीज 9000 टू सोहन, ठीक है। सेल करने के लिए मुझे परचेज एंट्री समझाना बहुत जरूरी था। सेल जो होता है जिससे मेरा स्टॉक जो है कम होता है और मुझे प्रॉफिट भी होता है, तो दो एलिमेंट इन्वॉल्व है कि अगर आप सेल करते हो तो आपका स्टॉक जो है वो कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, प्लस आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस वैल्यू पे आप सेल कर रहे हो, राइट। सेल किसको करते हो, डेटर को, डेटर को करते हो ना। अगर आप उधार में कर रहे हो तो डेटर आपके लिए असेट है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। सेल आपके लिए दो एलिमेंट हो गया आपका, एक तो स्टॉक कम हो गया आपका, और ऊपर से आपको प्रॉफिट या लॉस वो डिपेंड करता है हुआ या ना नहीं हुआ। तो सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन मेरा डेटर है, तो डेटर टू सेल्स। पहले हम परचेज का देख लेते हैं ताकि हम लोग को सेल समझ में आ जाए अच्छा से। जब मैंने 7000 का परचेज किया था, 7000 का परचेज किया था, तो वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट किया होगा, राइट। मैंने परचेज किया था 7000 का, जिस कारण मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा। थोड़ा याद करिए, आपने परचेज किया था 7000 का,
जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट किया था, जिस कारण आपका स्टॉक जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, आपका स्टॉक है बढ़ गया था, जिस कारण असेट में भी आपका जो स्टॉक है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। और मोहन आपके लिए क्या थी, लाइबिलिटी थी। मोहन लाइबिलिटी था ना, किसी से परचेज करते हैं, वो मेरा क्रेडिटर होता है, उसको पैसा देना पड़ता है, तो दैट इज माई लाइबिलिटी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका बढ़ गया 7,000 से। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स के केस में मैंने 9,000 का सेल किया। ठीक है, 9,000 का सेल किया, जिस कारण मेरा क्लोजिंग स्टॉक 7,000 से कम हो गया। सपोज कीजिए मैंने 7,000 का माल 9,000 में बेच दिया, तो स्टॉक तो बचा नहीं ना। ऑब्वियसली अगर आप पूरा सामान बेच देते हो तो स्टॉक बचता है क्या, नहीं बचेगा। तो 7,000 से कम हो गया, जिस कारण मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप यहाँ से कंपेयर करो 9,000 माइनस 7,000, तो 2,000 का आपको प्रॉफिट होगा। 2,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 दिखेगा, जिस कारण आपको नेट प्रॉफिट होगा 2,000 का। ठीक है, 2,000 का आपको नेट प्रॉफिट होगा, जिस कारण आपकी लाइबिलिटी ओनर को देने की 2,000 से बढ़ जाएगी, 2,000 से बढ़ जाएगी, राइट। और आपका डेटर कोई होगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी 7,000 से कम हो जाएगा। अगर आप देखिएगा, अगर आप कोई भी सामान बेचते हो तो क्लोजिंग स्टॉक तो कम होता है ना 7,000 से, प्लस आपका डेटर सोहन 9,000 से बढ़ गया, तो 7 + 2 कितना होता है, 9,000। ये बैलेंस शीट में अब क्या आएगा, वैल्यू 9,000 का। मोहन तो आ ही रहा होगा क्योंकि आपने अपनी लाइबिलिटी पे नहीं की होगी, और नेट प्रॉफिट 2,000 का आ ही रहा होगा, तो 9,000 प्लस सोहन जो आपका नया डेटर है वो 9,000 से खड़ा हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक 7,000 से कम हो गया क्योंकि आपने सामान बेच दिया। जब हम सामान बेच देते हैं तब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है, राइट। तो ये 9,000 का हमारे पास हमारा बेनिफिट, सॉरी हमारा असेट 9,000 का, और हमारी लाइबिलिटी भी 9,000 की हो गई। बैड डेट रिकवरी, मेरा नुकसान हो गया था, अब वो अचानक से मुझे उसका पैसा मिल गया। मतलब मेरी जो बैड डेट थी, मेरी लॉस थी, जो मेरा नुकसान था वो रिकवर कर गया, उसका पैसा मुझे मिल गया। दैट इज योर बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी का मतलब ये होता है। तो बेसिकली बैड डेट रिकवरी क्या है, देखते हैं। ये मेरे लिए इनकम है, राइट, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ था, उसका पैसा मुझे अचानक से मिल गया, तो दैट इज माई इनकम, राइट। तो किसमें मिला, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू मिला होगा। जो मेरा असेट है बढ़ गया है, तो बैंक जो है वो असेट है जो बढ़ गया है, तो डेबिट होगा। और बैड डेट रिकवरी मेरी इनकम है और इसलिए वो मेरा क्रेडिट होगा। हमेशा इनकम जो है वो क्रेडिट होता है, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ये पीएल को अफेक्ट करने वाला है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, तो पीएल को इफेक्ट करेगा और असेट को इफेक्ट करेगा। असेट मेरा 1,000 रुपए से बढ़ गया है, और मेरा बैड डेट रिकवरी जो हुआ है जिस कारण मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना का हुआ, 1,000 का, तो मुझे ओनर को देने की जो क्षमता है 1,000 रुपए से बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट मेरे लाइबिलिटी में आ गया, मुझे ओनर को तो देना पड़ेगा ना एज अ बिजनेस। तो आप देख सकते हैं 1,000 रुपया जो है बैलेंस शीट मैच हो गया। जो हमारा असेट था 1,000 रुपए का बैंक, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये बैड डेट रिकवरी जो है जिस कारण मेरी प्रॉफिट हो रही है वो लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। एडवांस सैलरी पेड नाउ एडजस्टेड ₹2,000। इसका मतलब क्या होता है, मैंने एडवांस में सैलरी पे किया। मैंने एडवांस में सैलरी पे किया मतलब मैंने आगे चल के वो मुझे काम करके देगा, तो एडवांस सैलरी मेरा असेट था। एडवांस सैलरी टू कैश मैंने किया, अब आगे चल के उसने काम कर दिया, तो मुझे एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना उसके सैलरी से। उसने काम कर दिया, मैंने पहले से पैसा दिया था, क्या मैं वापस पैसा दूंगी? अब वापस वो काम करेगा, तो मैंने पहले तो पैसा दे दिया, वापस में पैसा दूंगी नहीं। अब मैं एडजस्ट करूंगी जो पहले पैसा दे दिया। आप जैसे सपोज कीजिए आप अपने एम्प्लॉय को 10,000 देते पहले और काम बाद में कराते, और उसकी सैलरी से फिर वो एडजस्ट तो करेंगे ना। तो वो एडजस्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सैलरी आपकी एक्सपेंस तो मानी जाएगी, उसकी जगह सॉरी एक्सपेंस तो मानी जाएगी, और कैश की जगह आप क्या करोगे, आप सैलरी को एडजस्ट करोगे, एडवांस सैलरी को एडजस्ट करोगे, जिस कारण एसेट आपका कम हो जाएगा, मतलब एडवांस सैलरी आपकी कम हो जाएगी, और सैलरी एक्सपेंस जो है वो आपका 2,000 रहेगा।
सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमेशा याद रखिए सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपके कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, आपके पीएल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। और एडवांस सैलरी जो है, असेट कम हो रहा है तो 2000 से असेट कम हो गया, लेकिन सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपके पीएल में रिफ्लेक्ट करेगा, जिस कारण आपको नेट लॉस होगा, जिस कारण आपकी देने की क्षमता, किसको, बिजनेस को वापस, जो ओनर को वापस देने की क्षमता कम हो जाएगी। तो एक तरह से देख सकते हैं कि ये मैच हो गया, बैलेंस शीट 2000 एडवांस सैलरी से कम हो गया और 2000 नेट लॉस हो गया इस वजह से। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ, लेकिन आंसर आ जाता है, आंसर जबकि आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। लैंड एक ऐसी चीज है जो अप्रिशिएट होती रहती है, इसलिए सब बोलते हैं यार लैंड में इन्वेस्ट करो, तो डेप्रिसिएशन लैंड पे लगता ही नहीं है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि मैम डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस हो गया, लैंड का वैल्यू कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन टू लैंड, तो वो आपको नहीं बोलना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड जो है उसकी एंट्री होगी नहीं, आप इंटरव्यू में बोलिएगा जरूर कि नहीं वो एप्रिशिएबल एसेट है हमारा लैंड, राइट। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा मजेदार एंट्री है, अक्रूड इंटरेस्ट ₹5000। इसके शब्दों से ही हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अक्रूड इंटरेस्ट क्या हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि मेरा इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलेगा। ड्यू हो गया तो इनकम तो हो गया मेरा, लेकिन अभी तक मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं है, ठीक है। मिला नहीं है तो मेरे लिए असेट है, एक तरह से असेट भी है और इनकम भी मुझे रिकॉर्ड करना है क्योंकि ड्यू तो हो गया है। तो अक्रूड इंटरेस्ट इज माय असेट और इंटरेस्ट इज माय इनकम। तो असेट जो है वो डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट जो इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगा। असेट बढ़ रहा है अक्रूड इंटरेस्ट की वजह से, इसलिए डेबिट होगा, और इंटरेस्ट इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ इसका इफेक्ट आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट में इफेक्ट करेगा और इनकम आपका पीएल में, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है इंटरेस्ट, जिस कारण नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा ओनर का दायित्व बढ़ जाएगा कि 5000 मेरे को देना है, बिजनेस को देना है ओनर को 5000 कमा के, राइट, कमाया हुआ है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई 5000 से बिजनेस की, इस तरह से एसेट भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं है, तो मेरे लिए एसेट है ना, आगे चल के मिलेगा, राइट। तो आपको होप सो ये एंट्रीज अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। देखिए इंटरव्यू में जो है ना ये सारी चीजें पूछी जाती है, तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब मैं इफेक्ट पूछती हूँ तब लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इफेक्ट कैसे करना है। थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए, हमें अप्रिशिएट करते रहे ताकि हम और आगे बढ़ते रहे और आपको अच्छी वीडियोस देते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।